नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को शॉर्ट में देखेंगे। देखो करंट अफेयर वैसे तो बहुत ही ज़्यादा, आप देखोगे तो बहुत ही लेंथी करंट अफेयर बना दिया गया आज के टाइम में। हम है ना शॉर्ट में करंट अफेयर को देखेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो देखेंगे। वैसे बहुत सारे करंट अफेयर आप देखते जाओ, खत्म ही नहीं होगा। आपकी 60 स्लाइडों के करंट अफेयर देखने को मिल जाते हैं। इतना हम पढ़ेंगे, हम वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। शॉर्ट में करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है रामसर साइट्स के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? अभी भारत में 5 नई रामसर साइट जोड़ी गई है, इसलिए ये न्यूज़ में। इसमें 3 है वो कर्नाटक की है, 2 है वो तमिलनाडु की। 5 नई रामसर साइट जोड़ी गई है, 3 कर्नाटक की, 2 तमिलनाडु की, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, अब इसके साथ ही भारत में जो टोटल पहले 75 थी, 5 ऐड हो गई, अब 80 हो गई। भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? 80 है। पहले कितनी थी? 75 थी, 5 ऐड हुई, इसके साथ भारत में 80 ये है वेटलैंड साइट हो गई है। कौन कौन सी 5 नहीं ऐड की गई? 3 कर्नाटक की, 2 तमिलनाडु की। कौन कौन सी की? पहले कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की पहली कौन सी है? अनंत समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। पहले कर्नाटक की देखेंगे तो कर्नाटक की 3 है। ठीक है, 2 तमिलनाडु की और 3 है वो कर्नाटक की। तो 3 कर्नाटक की बात करें, उसमें पहली है अनंत समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ये कहाँ है? कर्नाटक में। पहली तो कर्नाटक में है। पॉपुलेशन यहाँ पे किस किस की, कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे पेंटेड स्टोर्क है और ब्लैक हेडेड इल्बिस है, ये यहाँ पे पाई जाती है। पहली हमने देखी थी अनंत समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, कहाँ है? कर्नाटक में। पॉपुलेशन कौन सी है? पेंटेड स्टॉक और ब्लैक हेडेड इल्बिस, यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन पाई जाती है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है अगनासनी एस्चुरी। ये भी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। अगनासनी रिवर है कर्नाटक में, वहाँ उसके ऊपर सिचुएटेड है। कर्नाटक में एक अगनासिनी रिवर है, उसके ऊपर सिचुएटेड है। तो पहली हमने देखी अनंत समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो कि कर्नाटक में है। इस पे पॉपुलेशन प्रजाति पाई जाती है पेंटेड स्टॉर्क और ब्लैक हेडेड इल्बिस। ठीक है, दूसरी हमने देखी थी अगनासमी एस्चुरी, ये कहाँ? ये भी कर्नाटक में है। ये अगनासनी रिवर है कर्नाटक में, वहाँ पर उसके ऊपर सिचुएटेड है। तीसरी है मगादी केयर कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटक की 3 देख ली, पहली अनंत समुद्रा, दूसरी अगनासनी एस्चुरी, तीसरी मगादी केयर कंजर्वेशन रिजर्व, ये तीनों कर्नाटक की। अब देख लेते हैं 2 पश्चिम बंगाल तमिलनाडु की कौन कौन सी है। तमिलनाडु की 2 की बात करें तो पहली है करावती बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में करावती बर्ड सेंचुरी। दूसरी है लॉन्गवर्ड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, लॉन्गवर्ड सोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये 2 कहाँ की है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु की 2 कौन सी है? पहली है करावती बर्ड सेंचुरी और दूसरी है लॉन्गवर्ड सोला फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट। ये 2 तमिलनाडु की। तो इन 5 को अभी शामिल किया। पहले 75 थी, अब हो गई है 80 इसके साथ ही। ठीक है, अब रामसर साइट और कंजर्वेशन की बात करें, रामसर साइट और रामसर कंजर्वेशन की बात करें तो पहले हमें क्या बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। क्या हुआ था 1971 में? पूरा वर्ल्ड है वो, जितने भी वर्ल्ड के देश है, काफ़ी सारे देश इकट्ठा हुए थे ईरान के रामसर शहर में। ईरान का एक शहर है, जिस सिटी है उसका नाम है रामसर, वहाँ इकट्ठे हुए। सारे देशों का एम था कि ये जो वेटलैंड है ना, ये खत्म होते जा रहे हैं, इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसे वेटलैंड की बात करूँ तो वर्ल्ड में वेटलैंड का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हम आगे देखेंगे भी। तो इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। तो इसको कंजर्व करने के लिए इन्होंने एक ट्रीटी की। इस ट्रीटी को हेड किया था यूनेस्को ने ये ट्रीटी करवाई थी। ट्रीटी कब हुई थी? 1971 में ये ट्रीटी। उसके बाद में रामसर कंजर्वेशन की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी, जो ये ट्रीटी हुई थी ना, इसकी 2 फेब 1971 में ये ट्रीटी हुई थी। इसी दिन से ये रामसर कन्वेंशन स्टार्ट हो गई। तो वेटलैंड डे है ना, वो भी 2 फेब 1971 को सेलिब्रेट किया जाता है। वेटलैंड डे कब किया जाता है? 2 फेब को वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज कि 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड डे, मतलब जो रामसर कन्वेंशन है उसकी स्थापना हुई थी, रामसर कंजर्वेशन की स्थापना हुई थी। इसीलिए वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ईरान के रामसर शहर में 1971 में यूनेस्को द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें बहुत सारी जो रामसर साइट थी उनको एलोकेट किया था। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग सिटीज़ को रामसर साइट घोषित किया गया था। इस दौरान भारत में भी घोषित किया गया। तो भारत की फर्स्ट वेटलैंड कौन सी है, या भारत की फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है? कौन सी वेटलैंड है जिसको भारत में सबसे पहले वेटलैंड घोषित किया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो रामसर साइट घोषित की गई थी वो है चिल्का, उड़ीसा में। चिल्का लेक उड़ीसा की है। और केवलादेव कहाँ पर है? केवलादेव नेशनल पार्क है जो कि भरतपुर में, भरतपुर राजस्थान में। केवलादेव नेशनल पार्क जो कि कहाँ? भरतपुर राजस्थान में। और दूसरा है चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में। इन दोनों को घोषित किया गया था रामसर साइट में। तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का लेक उड़ीसा, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान भरतपुर में। अब ये तो जब बात कर रहे हैं हम कि सबसे पहली कौन सी है,
सबसे बड़ी की बात करें तो वर्ल्ड इंडियाज लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? इंडियाज रामसर साइट, लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? वो है सुंदरबन। सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में, वो इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? इंडिया का रामसर साइट की बात करो, इंडिया की वेटलैंड की बात करो, तो ये सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड या सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? वो सुंदरबन है। यहाँ पर हमने दो बात करी है। क्या दो बातें की है? एक तो बात करी है इंडिया की, पहले तो बात करिए पहली फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है? फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है? उसमें है चिल्का। फर्स्ट रामसर साइट चिल्का लेक, ओडिशा, और राजस्थान की है केवलादेव, ये फर्स्ट में आती है। ठीक है। दूसरी हमने बात करी लार्जेस्ट कौन सी है? सबसे बड़ी इंडिया के लार्जेस्ट वेटलैंड की बात करो, इंडिया की लार्जेस्ट किसकी? रामसर साइट की बात करो, तो वो कौन सा है? वो है सुंदरबन। कहाँ पर है ये? सुंदरबन, जो कि है वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में ये रामसर साइट सबसे बड़ी है। ठीक है, ये पूरा इससे संबंधित हमने। अब हम देख लेते हैं आर्द्रभूमि, ये वेटलैंड होते क्या है? वेटलैंड क्या होता है? ठीक है, हम तो रामसर साइट के बारे में तो देख लिया है, तो वेटलैंड क्या होता है? तो वेटलैंड क्या होते हैं? दरअसल देखो, ये है लैंड है और ये है सी है, ये लैंड सी है। इन दोनों को जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं ना, ठीक है, लैंड जहाँ पर सी को कवर करता है ना, जो कीचड़ वाली लैंड होती है, ठीक है, वहाँ पर ये जो एरिया होता है उसको कहा जाता है वेटलैंड। आर्द्रभूमि ऐसी भूमि होती है जहाँ पर वाटर भी हो और लैंड भी हो, ये दोनों एक दूसरे को कवर करते हैं, वह उस एरिया को कहा जाता है वेटलैंड कहा जाता है। तो वाटर कवर विथ लैंड या लैंड कवर विथ वाटर, उस एरिया को कहा जाता है वेटलैंड कहा जाता है। उसमें कुछ जैसे कि रिवर है वो वेटलैंड हो सकती है, क्योंकि फ्लोइंग वाटर है वो भी वेटलैंड हो सकता है। ठीक है, एक जगह पड़ा हुआ स्तर वाटर पड़ा हुआ वो भी वेटलैंड हो सकता है, एक लेक है वो भी वेटलैंड हो सकती है, एक मतलब लेक है, रिवर है, फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ जल है, इसमें सॉल्टी वाटर है वो भी वेटलैंड हो सकता है, जो मीठा पानी है ना, ठीक है, वो भी वेटलैंड हो सकता है, बहता हुआ पानी, किसी भी प्रकार किसी को वेटलैंड कह सकते हो, मैंग्रोव वेटलैंड हो सकते हैं, मार्स वेटलैंड हो सकती है, रिवर है, झील है, इन सभी को वेटलैंड कहा जा सकता है, आर्द्रभूमि कहा जा सकता है। ठीक है, बट एक कंडीशन है, किसी भी लैंड को वेटलैंड कहने के लिए इसकी जो डेप्थ है, गहराई है, यहाँ पे जो पानी पड़ा है इसकी जो गहराई है ना, ये 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वेटलैंड है वो 6 मीटर से गहरा नहीं होना चाहिए। जब लो टाइड आती है, टाइड का मतलब बस सबको पता ही होगा, टाइड का मतलब होता है ज्वार, ठीक है, ज्वार भाटा आता है तो ज्वार, तो जब लो टाइड आता है तो लो टाइड के समय बस ये कंडीशन है कि लो टाइड के समय जब टाइड आती है, ज्वार आता है, तो ठीक है, तो उस समय इसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो 6 मीटर से ज़्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। पानी पड़ा इसकी गहराई है 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, जब लो टाइड हो तो उसे वेटलैंड कहा सकता है। लवणीय है, मीठा पानी है, बहता हुआ, किसी को भी वेटलैंड कहा सकता है। लो टाइड के समय इसकी गहराई डेप्थ है 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, उसे वेटलैंड कहा सकता है। और वेटलैंड की बात करें तो ये वर्ल्ड का 6% एरिया है वो वेटलैंड, पूरा ये वर्ल्ड है इसका 6% एरिया है ना, वो वेटलैंड के अंतर्गत आता है। 6% एरिया वर्ल्ड का, एरिया तो पूरे वर्ल्ड का 6% आता है, बट ये जो विश्व की जो प्रजातियाँ होती है, जो यहाँ पर जो भी प्रजाति होती है विश्व की, वो 40% प्रजातियाँ यहाँ पर रहती है। एरिया 6% है, बट विश्व की 40% प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज है, वो यहाँ पर रहती है। तो इसका इंपॉर्टेंस देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए वेटलैंड, बिकॉज कि यहाँ पर वर्ल्ड की 6% प्रजाति आती है और 40% एरिया को कवर करता है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए तो बार बार बताते हैं कि इसको कंजर्व करना है, इसको कंजर्व करना। क्यों कंजर्व करना है? बिकॉज कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज रहती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज का ये घर बना हुआ है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस, महत्व की बात करें तो ये तो ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं उसको कलेक्ट कर, संग्रहण करता है। कैसे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जो भी गैसेज हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ है, पेड़ है, तो पेड़ यही भूमिका निभाती। साथ ही साथ डिजास्टर को रोकती। कैसे? जैसे कि आपने मैंग्रोव के बारे में सुना होगा, तो मैंग्रोव की जो जड़ें होती है ना, जो आने वाली टाइड उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, तो ये डिजास्टर रोकने में भी सहायक है। टूरिज्म को बढ़ाता है, जैसे चिल्का लेक है और भी जो भी लेक है ना, वो टूरिज्म को प्रमोट करती है ना, और ये पूरी इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस की बात है। वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें तो 2 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है 2 फेब को सेलिब्रेट? क्योंकि इसी दिन 2 फेब को 1971 में ईरान का जो रामसर शहर है वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 2 फेब को रामसर जो वेटलैंड डे है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? 2024 की थीम की बात करें तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इस बार की थीम थी। तो ये पूरा आर्टिकल जो हमारा वेटलैंड से संबंधित था, ठीक है, रामसर कन्वेंशन से संबंधित था। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है
वो आरबीआई ने अभी एक्शन लिया है पेटीएम के अगेंस्ट इसके बारे में। अब क्यों लिया है ज़्यादातर इसके बारे में जाएंगे नहीं, हम न्यूज़ देखेंगे और पेटीएम पेमेंट बैंक वगैरह है, पेमेंट बैंक के बारे में देखेंगे। अब इस पर एक्शन लिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता नहीं, उस पर हम फोकस करेंगे भी नहीं। न्यूज़ के बारे में बात करें तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक की जो सेवा है उसे बंद करने का आदेश दे दिया, 29 तक इसको बंद कर देना है, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में। कारण की बात करें तो इन्होंने कुछ केवाईसी नॉर्म थे, बैंक की नॉर्म्स थे, उनको फुलफिल नहीं किए थे, इसलिए ये सारी इन पर एक्शन लिया गया है, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत लिया एक्शन, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उसके तहत जो आरबीआई है वो अगर जो भी नॉर्म्स है उसको फुलफिल अगर कोई बैंक नहीं कर रही है, कोई पेमेंट बैंक नहीं कर रही है, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं कर रही है, तो आरबीआई उसको बंद कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, एक्शन दे सकती है। तो इस बैंक रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई को ये पावर दी गई है, ठीक है। पेमेंट बैंक की बात करें, पेटीएम पेमेंट बैंक जो भी पहले पेटीएम पेमेंट है, और भी बहुत सारी बैंक है, जैसे जियो पेमेंट बैंक है, और भी कई सारी बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो इनको है ना 2013 में नचिकेत मोर कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने सिफारिशें दी थी, नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? नचिकेत मोर कमेटी की सिफारिशों पर, रिकमेंडेशन के आधार पर 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। पहले है ना ये डिपॉजिट रख सकते थे 1 लाख रुपए, ठीक है, 2000 पहले जो भी था 2020-21 से पहले कि ये है ना 1 लाख से ज़्यादा है वो डिपॉजिट नहीं रख सकते थे। पर बाद में क्या वो गवर्नमेंट ने इनको, आरबीआई ने बोला कि अब ये 2 लाख है, वो 2 लाख आरबीआई, गवर्नमेंट ने नहीं, आरबीआई ने इनको अलाउ किया कि 2 लाख तक का जो डिपॉजिट है वो रख सकते हैं आप, है ना। पेमेंट बैंक अगर आपके पास में तो उसमें 2 लाख रुपए जमा करवा सकते हो, ऐसा आरबीआई ने गाइडलाइन दे दी थी। पहले 1 लाख का था, बट आपको अब 2 लाख लिखना है, अगर कहीं मिल जाए तो 2 लाख लिखना है। अब एक बार है ना पेमेंट बैंक और कॉमर्शियल बैंक में अंतर देख लेते हैं। पेमेंट बैंक कौन सी होती है, ठीक है, और कॉमर्शियल बैंक क्या है, उसमें अंतर क्या है। डिपॉजिट की बात करें तो ये मैक्सिमम 2 लाख रुपए, पेमेंट बैंक है वो मिनिमम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इसमें डिपॉजिट कर सकते हो। और जो कमर्शियल बैंक होती है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट बैंक 2 लाख और कमर्शियल बैंक नो रिस्ट्रिक्शन। मिनिमम कैपिटल क्या रख सकते हो उसमें, मिनिमम 100 करोड़ रुपए का मिनिमम कैपिटल होना चाहिए आपके पास में, जो बनाने के लिए आपको बैंक की स्थापना करनी है। और 40% है ना आपके पास में लिस्ट होनी चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो आप इसे प्रमोटर की, तो आप इसे स्थापना कर सकते हो। इसमें मिनिमम 500 करोड़ की होनी चाहिए और वोटिंग कैपिटल के आधार पर होता है। मिनिमम बैलेंस क्या होता है, इसमें जीरो बैलेंस भी हो सकता है, इसमें अलग अलग होता है, अलग अलग बैंकों में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। लोन क्रेडिट क्या दे सकती है, ये लोन नहीं दे सकती, क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकती, किसी और बैंक के थ्रू काम कर सकती है। जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक थी, वो दूसरी जो एक्सिस बैंक वगैरह थी उसके थ्रू काम कर सकती है, और भी दूसरी बैंक की थी उसके थ्रू काम करती थी। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोन दे सकती है, क्रेडिट वगैरह दे सकती है, क्रेडिट कार्ड भी इश्यू कर सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, इसमें 75% है ना उनको डिमांड डिपॉजिट वगैरह रखनी होती है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखनी होती है। इन्हें 22% तक रखना पड़ता है, तो इनमें काफ़ी डिफरेंस होती है। ये एटीएम वगैरह इशू नहीं कर सकती है, ये एटीएम इशू कर सकती है, ब्रांचें खोल सकती है, इसकी फिजिकल ब्रांचें नहीं होती है। तो ये इन दोनों में अंतर है, तो ये अंतर पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक वाला हमने देख लिया, इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि क्या हुआ रीजन वगैरह यूपीएससी पूछती नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आईएमडी की एक रिपोर्ट आई है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसकी अभी एक रिपोर्ट आई, इसके बारे में देखेंगे। रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा है कि ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ना, ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है यहाँ पर अभी है ना सर्दियों के टाइम में बारिश आती है, ठीक है, विंटर सीजन में यहाँ पे बारिश आती है। तो अभी वो बारिश देखने को नहीं मिली थी जनवरी में, जो जनवरी का महीना था ना वो सेकेंड ड्राइस्ट सीजन था, क्योंकि हर साल है ना जनवरी के टाइम में यहाँ पर बारिश होती है, बट इस बार जो बारिश हुई नहीं है तो ये पूरा एरिया महीना था वो ड्राई निकला, यानी सूखा निकला, यहाँ पे बारिश हुई नहीं। तो ये ना पहले सबसे पहले है ना 1901 में ऐसी, इससे पहले ऐसी स्थिति बनी थी जब यहाँ पे बारिश नहीं हुई थी, बट अभी दोबारा ऐसी स्थिति बनी कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई जनवरी के महीने में, तो ये सेकंड ड्राइस्ट महीना बन गया। अब ये देखो न्यूज़ में हम देख लिया कि ये सेकंड ड्राइस्ट था, ऐसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कहा है, तो ये तो हम देख लिया। अब पूरा इसके बारे में देख लेते हैं, ऐसा ही होता क्यों है, क्या रीज़न है, इसके बारे में पूरा डिटेल से देख लेते हैं। तो दरअसल क्या होता है, यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, ठीक है, और ये हमारा है इंडिया, ठीक है, मैप गलत बन सकता है, ये इंडिया, ये मेडिटेरियन सी है। यहाँ पर इस टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होने लगता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग लो है। तो अब टेम्परेचर हाई से टेम्परेचर लो की ओर विंड चलती है, तो यहाँ से ये हमारे वेस्ट में पड़ता है और यहाँ से ईस्ट की ओर आ रही है, तो ये वेस्टर्न बोलते हैं क्योंकि हमारे वेस्ट से आ रही है। तो अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, हमारे यहाँ पे लो टेम्परेचर है, विंड ऐसी आएगी, तो यहाँ पे हिमालय वगैरह से टकरा के जो ये विंड आ रही होती है, ये प्रेसिपिटेशन साथ से लेके आती है, बिकॉज यहाँ पर जो समुद्र वगैरह है यहाँ से प्रेसिपिटेशन यानी कि जो इसमें के बारिश की बूंदे वगैरह साथ में होती, तो हिमालय से टकराकर ये इधर बढ़ जाती है, ठीक है, ये हिमालय है, यहाँ से टकराकर एक इधर आ जाती है, एक ऊपर चली जाती है,
विंड दो भागों में बट जाती है। अब विंड दो भागों में बटेगी, यहाँ हिमालय से टकराकर, तो यहाँ आसपास का जो भी रीजन है, ठीक है, यूपी है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर बारिश करती है। ठीक है, विंटर की सीजन में यहाँ पर बारिश होती है। क्यों होती है? मेडिटेरियन सी से इधर जो आ रही है ये विंड हिमालय से टकराकर यहाँ पे बारिश करती है। हर साल ऐसा फिनोमेनन होता है। क्यों होता है? यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ लो प्रेशर है। बट अभी क्या देखने को मिल रहा है, अभी जो ये सारा सिस्टम है ना, ये चेंज हो रहा है। बहुत सारी रीज़न है इसकी, तो ये बहुत सारी जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रही है, इसके कारण से ये सारा जो है ना, जो सिस्टम ये चेंज हो रहा है। काफ़ी आपने जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है। इसके कारण अभी यहाँ पर जो जनवरी के माह में बारिश होती है, जनवरी के मंथ में यहाँ पे बारिश होती है, दिसंबर के मंथ में बारिश होती है, वो अब यहाँ ना होकर साउथ में बारिश हो रही है। ठीक है, मध्य भारत है ना, वहाँ पर बारिश हो रही है, साउथ में बारिश हो रही है। तो ये पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले देख लेते हैं ये सिस्टम होता किसके कारण है। तो ये जो सिस्टम होता है ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न यानी पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं इसे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। वेस्टर्न यानी पश्चिमी, ये हमारा मेडिटेरियन सी है, भारत के वेस्ट में पड़ता है, तो इसलिए इसे वेस्टर्न कहा जाता है। डिस्टर्बेंस का मतलब होता है विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब क्या होता है? जो भी कुछ डिस्टर्ब करना, मतलब जो नॉर्मल चल रहा होता है इसे डिस्टर्ब करना, तो इसे डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है कि यहाँ से विंड आ रही होती है, वो यहाँ पे आके रेनफॉल करती है, हर साल इसके कारण बारिश हो रही। बट अभी कुछ समय से क्या देखा जा रहा है कि इसमें परिवर्तन देखा जा रहा है। ये जो सिस्टम होता है उसमें परिवर्तन देखा जा रहा है, बिकॉज ये क्लाइमेट चेंज वगैरह जो हो रहे हैं, पोल्यूशन वगैरह से, इसके कारण से पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। इससे लॉस क्या क्या होते हैं? पहले तो लॉस देखने के लिए आपको बेनिफिट देखना पड़ेगा। तो ये देख लो, हमने न्यूज़ में देख लिया, IMDA की रिपोर्ट आई थी, शुष्क महीना था, सेकेंड शुष्क महीना था, कौन सा? जनवरी का महीना, जो कि 1901 के बाद में अभी वापस देखने को मिला। ये किसके कारण होता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहते हैं इसे। ये तो ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, जो 23 डिग्री है, यहाँ आसपास में जो भी स्टॉर्म होते हैं, जो भी बारिश वगैरह आती है, उसे ट्रॉपिकल कहा जाता है। बट ये ट्रॉपिकल के बाहर का एरिया है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल एरिया नहीं है, तो इसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है। अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, जो कि भूमध्य जो मेडिटेरियन सागर है वहाँ से ही ओरिजिनेट होता है। मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होकर इंडिया की ओर आता है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है। और ये जो है ना, इसमें नॉन मानसूनल बिना मानसून की बारिश होती है। मानसून तो नहीं है, मानसून तो जून जुलाई में आता है, ठीक है, और ये आ रहा है जनवरी में आ रहा है, तो नॉन मानसूनल हो गया। तो ये नॉन मानसूनल प्रेसिपिटेशन यानी बिना मानसून की बारिश होती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट चलता है, इसलिए इसे वेस्टर्न बोला जाता है। दिसंबर और जनवरी के माह में यहाँ बारिश होती है। अब इसके बेनिफिट की बात करते हैं, तो बेनिफिट में क्या होता है? देखो, विंटर में यहाँ पे बारिश होती है, तो यहाँ पर बोलते हैं हम रबी की क्रॉप्स बोलते हैं। रबी में गेहूँ है, चना है वगैरह वो बोए जाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एप्पल वगैरह इनकी क्रॉप्स होती है, तो यहाँ पे बारिश होती है, इससे बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट होता है। जो भी रबी की फसल है ना, इनको है, और एप्पल की क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बट ये बारिश नहीं होगी तो ये जो फसल वगैरह इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, बिकॉज कि ये इसी पर निर्भर है। अगर बारिश नहीं हुई तो नुकसान होगा ही, ऑब्वियस रीज़न है। ठीक है, तो इससे इन फसलों को नुकसान होता है। साथ ही साथ में पॉल्यूशन कम होता है। पॉल्यूशन कैसे कम होगा? पॉल्यूशन का रेनफॉल से क्या संबंध है? विंटर में आपने देखा होगा दिल्ली, यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी, सब जानते हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी बारिश होगी ना, तो ये जो पॉल्यूशन की जो कण ऊपर जमा रखे हैं, जो कोहरे के रूप में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा जो ब्लॉक कर देता है, जो विजुअल होती है उसे ब्लॉक कर देता है। तो इसमें जो बारिश होगी ना, बारिश के साथ में जो पॉल्यूशन के कण है वो नीचे आ जाएंगे, तो ये पूरा विजुअल है ना खुल जाएगा, तो इससे प्रदूषण भी कम होगा। ये बारिश से प्रदूषण को भी कम करती है। साथ ही साथ में जो हमारी रिवर्स हैं, इनमें अगर विंटर में बारिश आएगी तो ये रिवर में पानी एक्स्ट्रा आएगा, ताकि जो समर सीजन आएगा वहाँ पर पानी की एक्स्ट्रा डिमांड होगी, उसको फुलफिल करने में ये हेल्प करेगा। अगर ये पानी नहीं आएगा तो रिवर में पानी कम पड़ जाएगा, उस समर में दिक्कतें पैदा हो सकती है। तो इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, इसीलिए इसके ये बेनिफिट है। अगर बारिश नहीं होगी तो इसमें लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो हो रहे हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं, तो अब इसमें चेंज भी कर सकता है, ताकि कुछ भी हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे रोका जाना चाहिए, जो भी पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है उसे कम किया जाना चाहिए, ताकि ये नॉर्मली जो चलता रहे, जो कि कृत्रिम रूप से चला आ रहा था, जो कि नेचुरली चला आ रहा था, उसे कंटिन्यू किया जा सके। तो ये पूरा जो हमारा आर्टिकल था हमने देख लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नैनो डेप के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में चर्चा की। क्यों न्यूज़ में अभी क्या हुआ है? तो पहले कुछ टाइम आपने देखा होगा यूरिया होता है ना, यूरिया, वो न्यूज़ में था। अब उसके यूरिया के लिए नैनो यूरिया लेके आए थे। इसमें क्या होता है? लिक्विड बेस होता है। जैसे यूरिया होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, इसमें लिक्विड फॉर्म में यूरिया को एक बोतल में भरा जाता है, और जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में ये लगाया जाता है, ताकि ये ग्रो कर सके। यूरिया में नाइट्रोजन वगैरह होते हैं। तो अभी क्या हुआ है, ये जो नैनो डेप है इनको भी लाया गया है, नैनो डेप को भी लाया गया। पहले यूरिया को लाया गया था, ठीक है, वो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। अब जो फॉस्फोरस वगैरह है ना,
उनकी मात्रा बढ़ाने के लिए ये नैनो डैप लाया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको बढ़ावा देने की बात करी थी। तो नैनो डैप की बात करें, इसे डेवलप किसने किया है? इसको इफ्को ने किया है। इफ्को ने इसे डेवलप किया, IFFCO इफ्को द्वारा इसे डेवलप किया गया है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की है इफ्को ने? नैनोटेक यूज़ की है। इफ्को ने नैनोटेक टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, क्या क्या यूज़ किया है इसमें, इसका यूज़ क्या होता है? दरअसल आप जब डेप की बात करते हो ना, जो कृत्रिम ट्रेडिशनली हम यूज़ करते आ रहे हैं उनकी बात करें तो 500 kg जो है ना इसकी यूज़ करनी पड़ती, सॉरी 50 kg है उसका यूज़ करना पड़ता था। किसी भी एग्रीकल्चर आपको उसकी हिल्ड बढ़ानी तो 50 kg की जरूरत पड़ती है। बट अभी क्या है, ये 500 ml की बोतल है ना, वो 50 kg जो अपना ट्रेडिशनल डेप यूज़ करते थे उसके बराबर। यानी सिंपल सा इसका मतलब है कि 50 ml की जो बोतल है वो 50 किलो को 500 ml की जो बोतल है वो 50 kg जो हमारा ट्रेडिशनल है उसके बराबर है। सेम ये यूरिया में था, यूरिया में 500 ml की बोतल थी ना नैनो यूरिया की, वो 50 kg यूरिया के बराबर थी। तो ये नैनो डेप है ना, नैनो डेप की 500 ml की बोतल है वो 50 kg डेप के बराबर होगी। तो बेनिफिट इसका ज़्यादा है। बेनिफिट इसमें क्या होगा, एक तो इसकी प्राइस कम है। किसकी कितनी प्राइस है? 500 ml की आपको प्राइस देखने की मिलेगी 600 रुपीज़। 500 ml की प्राइस है 600 रुपीज़ और उसकी 50 kg की प्राइस थी वो सब्सिडी दे के होती थी 1350। तो एक तो क्या होगा, आपकी प्राइस कम होगी, पैसे कम लगेगी, 600 रुपये में 1350 का काम हो जाएगा। साथ ही साथ में क्या होगा, इसमें हिल्ड बढ़ेगी, इसे स्टोरेज करना आसान हो जाए। तो 500 ml की बोतल आप जेब में रख के ला सकते हो और ये जो है 50 kg उठा के लाना पड़ता, तो इसमें जो लॉजिस्टिक होता है वो बढ़ जाता है। तो इसमें जो आपकी प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसमें कमी आएगी, सब्सिडी क्योंकि यूरिया पे ऊपर सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी जाती थी तो सब्सिडी में भी कमी आएगी। तो ये इसके बेनिफिट है। न्यूज़ में था, वित्त मंत्री द्वारा इसे चर्चा की गई, इफ्को द्वारा डेवलप किया गया है, नैनोटेक टेक्नोलॉजी बनाया गया है, यूज़ किया 500 kg है वो 50 kg के बराबर है। कीमत कितनी है? 500 ml की कीमत है 600 रुपीज़ और उसकी 50 kg की थी 1350 रुपीज़। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आएगी, सब्सिडी में भी कमी आएगी। ये इसके बेनिफिट है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है 3 रिवर से संबंधित। क्या है? रिवर को लिंक करने से संबंधित प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आप सब जानते होंगे। अभी है वो किया जा रहा है, पार्वती, कालीमिस और चंबल, ये 3 रिवर है, उनको लिंक करने से संबंधित ये प्रोजेक्ट लाया गया था, उसे मॉडिफाइड किया जा रहा है। क्या है? मॉडिफाइड पार्वती कालीमिस चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट है, उसे मॉडिफाइड किया, इसलिए न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनको वापस मॉडिफाइड किया जा रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में। अभी किसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या हुआ है? अभी MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किन किन के बीच में? राजस्थान गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और जल शक्ति मंत्रालय ना, जल शक्ति मंत्रालय, इन तीनों के मध्य MOU साइन हुआ है। उसमें इन्होंने कहा है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, कौन सा? पार्वती, कालीमिस और चंबल, इस प्रोजेक्ट को वापस शुरू किया जाए और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसीलिए ये MOU साइन किया गया है। MOU में क्या होगा कि ये जो नदियाँ हैं उनको आपस में जोड़ा जा सके। दरअसल इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। ये क्या है? ये पूरा है मैप है, ठीक है। मिडिल जहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ पे यूपी है, ठीक है। अब क्या पे यहाँ पे चलती है चंबल रिवर, ठीक है। इसकी सहायक बहुत सारे रिवर है। सहायक रिवर में काली है, सिंध है, पार्वती है, ठीक है। काली, सिंध, पार्वती, ठीक है, बनास। अभी ये जो रिवर है ना, काली, सिंध, पार्वती वगैरह, इनमें वाटर का एक्सेस होता है। और राजस्थान में एक रिवर आती है बनास, इसमें वाटर की डेफिशिएंसी होता है। तो राजस्थान का ये एरिया है ना, जो भरतपुर वगैरह, जयपुर के आसपास का, यहाँ पे वाटर कम है। राजस्थान टोटल भारत का 10% लैंड उसे कवर करता है, 10% लैंड को राजस्थान कवर करता है। यहाँ पे वाटर की बात करें, यहाँ पर वाटर ओनली 1% है। ग्राउंड वाटर भी कम है और सरफेस वाटर भी यहाँ पे बहुत कम है। तो ये वाटर कम है, इनकी वाटर जो डेफिशिएंसी है, इसे कम करने के लिए, इसे फुलफिल करने के लिए जो बाकी रिवर है, बाकी नदियाँ है, वहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको राजस्थान में लाया जा सके, इसीलिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो राजस्थान में जो भी चंबल नदी, इसकी सहायक नदियाँ काली, सिंध वगैरह हैं, वहाँ से एक्स्ट्रा पानी को बनास नदी से जोड़ा जाएगा। और बनास नदी का जो पानी है ना, यहाँ पे जो पश्चिमी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान है, जहाँ पर पानी की डेफिशिएंसी है, उसको फुलफिल किया जाएगा, वहाँ पर इसे लाया जाएगा, ताकि यहाँ के जो किसान हैं उनको इरीगेशन में हेल्प हो सके। तो यही इसमें संबंधित था। ये ERCP प्रोजेक्ट है, इसमें MOU किया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और जल शक्ति मंत्रालय के बीच में हुआ है। इसमें क्या होगा, इसमें पहले तो ये कब हुआ था, इसे फॉर्मुलेट कौन करेगा, इसमें फॉर्मुलेट किसने किया गया था? ये पहले चला था, अभी तो मॉडिफाइड वर्जन आया है। तो पहले इसे फॉर्मुलेट किया गया था, ये वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री और सेंट्रल वाटर कमीशन है, इनके द्वारा 1980 में इसे बनाया गया था, फॉर्मुलेट किया गया था। तब से ये प्रोग्राम चला आ रहा है, अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, ठीक है। उधर से क्या है, चंबल और इसकी सहायक नदियाँ जैसे काली, सिंध है, पार्वती है,
इनसे एक्स्ट्रा जो वाटर होता है, अतिरिक्त जल होता है, उसको बनास नदी में जोड़ा जाएगा, जिससे जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर जल की कमी है उसे दूर किया जाएगा। ये इसका पर्पज है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको राजस्थान में लाएगा। राजस्थान 10% लैंड है, जो कि 1% राजस्थान के वाटर है, तो कनेक्टिविटी के माध्यम से राजस्थान में जो वाटर की कमी है उसे दूर किया जाएगा। यहाँ पर इंटरलिंक अब देख लेते हैं, ये तो सारा प्रोजेक्ट था, इससे समझ। अब इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर यानी नदी जोड़ो परियोजना है, जिसके बारे में हमने ओपनली देखा था कि नदी जोड़ो परियोजना है। इसमें क्या हुआ, अलग अलग नदियाँ होती है, जैसे कि हिमालयन रिवर्स है, यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर्स है, इनको आपस में जोड़ा जाए ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है, जहाँ पर एक तो सूखी नदियाँ होती है, हिमालय नदी है वो तो 12 महीना चलती है, और पेनिनसुलर रिवर है उसमें कई नदियाँ वो सूख जाती है, जैसे राजस्थान की कई नदियाँ है ये सूख जाती। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा रिवर है उनका पानी जो कम रिवर डेफिसिट वाला रिवर है वहाँ पर लाया जाएगा, ताकि ये जो स्मूथली काम कर सके, और 12 महीने इन नदियों में जो सूखी नदियाँ इनमें भी पानी रहे, ठीक है, तो कि वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज निभाई जा सके। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे क्या होगा, एक तो जहाँ पर पानी की डेफिसिट है वो दूर हो गए, साथ ही साथ में इसमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी चलाए जा सकते हैं, तो इनके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, अभी फुलफिल नहीं हुआ। इसमें कुछ कुछ जैसे कैन बेतवा, सबसे पहले कैन बेतवा प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, ऐसे ये प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर नदी जोड़ो परियोजना उसकी शुरुआत हुई थी 1980s में हुई थी, 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 30 जो नदियाँ हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया था और उसकी शुरुआत की गई कि इन नदियों को आपस में जोड़ा जा सके। इंप्लीमेंट कौन करेगा, इसे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी नवडा NWADA है ना, नवडा इसे इंप्लीमेंट करेगी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। एम क्या है, जहाँ पर जो जल ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर है, जहाँ पर वाटर है वो एक्स्ट्रा कैपेसिटी, जहाँ पर वाटर एक्स्ट्रा है उसको वाटर डेफिसिट की ओर ले जाएगा। जहाँ पर कुछ नदियाँ है जैसे गंगा वगैरह है ना, वहाँ पर वाटर एक्स्ट्रा है, उसको जहाँ पर वाटर कम है वहाँ पर ले जाया जाएगा, तो जल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था, कैन बेतवा है, वो पहला प्रोजेक्ट था। पहले इन दो नदियों को जोड़ा गया था, कैन बेतवा प्रोजेक्ट है वो पहला प्रोजेक्ट था इस प्रकार का। ये देखो, ये चंबल रिवर है, इसकी सहायक नदियाँ, इनके पानी को बनास नदियों से जोड़ा जाएगा। ये वेस्टर्न राजस्थान का भाग है, इनको पानी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि जो जहाँ पर डेफिसिट है वाटर की उसे फुलफिल किया जाएगा। तो ये बेनिफिट इससे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो भी पानी की कमी है उसे दूर किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, आपको देख के आना है कि ये कहाँ पर है, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स में बताना है। हमारे कल के क्या थे, कल के थे रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये सिचुएटेड है महानदी पर। इसका आंसर आपने दिया था, तो आप देख लेना, ये महानदी नहीं है, ये चेनाब है, तो पहला है फॉल्स है, क्योंकि चेनाब रिवर महानदी नहीं है। रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो चेनाब रिवर पर। दूसरा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसे कौन जारी कर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज नहीं करता है, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किया जाएगा, तो ये भी फॉल्स है। तीसरा स्नो लियोपर्ड IUCN वनरेबल है, जी हाँ ये सही, IUCN की ये वनरेबल कैटेगरी में आता है, ये ट्रू आएगा, ठीक है। उसके बाद में टिग्रे रीजन है, अमेरिका में नहीं, ये अफ्रीका में है, तो ये भी फॉल्स है। और लास्ट जो हमारा है कंगारू लिजार्ड स्पीसीज है, ये वेस्टर्न घाट में, तो ये ट्रू है, वेस्टर्न घाट में ये देखी गई थी, अभी ये न्यूज़ में थी, ठीक है। उसके बाद में ये होमवर्क है आपका फास्ट ट्रैक से संबंधित, ये भी आप कल के देख के आना। उसके बाद में ये नेक्स्ट और होमवर्क है, इसको भी देख के आना, ये किससे संबंधित है, ये इनवेट्रो IVF से संबंधित, इसको देख के आना। और अब कल एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, तो सादा तकसीर सऊदी अरब के साथ में सही है, सूर्य किरण नेपाल के साथ में ये सही है, ये कोनक ये फ्रांस के साथ में नहीं है, ये UK के साथ में होती है, तो ये तीसरा गलत है, 2 सही है, इसमें B आएगा सही, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आएगा, जैसे तीसरा पेयर है ये इनकरेक्टली है, ये रॉयल नेवी है यूनाइटेड किंगडम की, उसके साथ होती है, ठीक है। फिर डिम्सा एक डांस की फॉर्म है, ये कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है, इसमें एसोसिएट है आंध्र प्रदेश के साथ में होती है, हाँ ये आंध्र प्रदेश की है, तो पहला सही है, ठीक है। उसके साथ में ये ट्रांसफॉर्म की जाती है इंडिजिनस यानी कोया ट्राइब के द्वारा, तो हाँ कोया ट्राइब के द्वारा की जाती है, आगे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ भी, तो ये भी सही है। इसमें देखो आपको अगर समझ में नहीं आए ना, तो डांस किया जाता है वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाता, ऐसा नहीं होगा, देखो इंस्ट्रूमेंट का यूज तो हर जगह होगा। चौथा गलत हो जाएगा तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये दोनों गलत है तो इन दोनों में से एक सही है, तो आपको ऐसे एलिमिनेशन भी आना चाहिए, ठीक है। पहले तो करेक्ट को देखना है, बाद में यहाँ पूछा गया कि डांस फॉर्म में है उसमें इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं, तो ऐसे पॉसिबल है नहीं, तो ये दोनों गलत हो गए। अब दूसरा दोनों कॉमन में है, मतलब इसका मतलब दूसरा तो सही है। अब आपको ये देखना है कि पहला और तीसरा में से कौन सा सही है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर पहला सही है, तो इसका मतलब आपका आंसर होगा A सही आएगा, ठीक है। ऐसे एलिमिनेशन आना चाहिए जिससे आप सॉल्व कर सको। ये स्टेटमेंट दे रखा है आपको, सारे स्टेटमेंट देख लो, ये आंध्र प्रदेश में डांस फॉर्म किया जाता है कोया ट्राइब के बारे में। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आपको PDF चाहिए टेलीग्राम में मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।